तो आई वॉज वन ऑफ दी 3 स्टूडेंट्स हु गो थ्रू दी एग्जामिनेशन इन गुजरात। पहला तो ये कि लिख कर वो तैयारी करना, 1 टाइम ऑफ राइटिंग इज बेटर देन 10 टाइम्स ऑफ रीडिंग। तो अगर किसी के किसी काम के अंदर वो नहीं जानता, वो उसको बताना, गाइड करना, ये भी भूले हुए को रास्ता बताना है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से कासिम चाचा। बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आपके बारे में जो यूपीएससी तक आपने जो 1969 में, उस वक्त जो यूपीएससी का क्रेज़ भी नहीं था, आपने उस वक्त यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की और एक गलती की वजह से आपसे यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाई। तो उस मुकाम तक आपने किस तरीके से सफ़र तय किया? तो आप स्टार्टिंग से लेकर वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, वैसे जो है ना, मेरे पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स में खास करके फादर जो हैं, वो खुद तो बहुत सीनियर लेवल तक नहीं पढ़े थे, लेकिन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और एजुकेशन में इंटरेस्ट लेने की वजह से ही विसनगर के अंदर जो मुस्लिम हॉस्टल 1954 से कायम हुई, उसके अंदर भी ये फाउंडर मेंबर्स थे। तो उनकी हमेशा ये सोच रहती थी कि हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे और दूसरे बच्चे सब हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ने लगे। तो हमेशा मेरी इस फिक्र के साथ साथ ही वो हर मरतबा हर काम के अंदर, बल्कि एग्ज़ाम जब आती थी तो हमारे अब्बा कहते थे कि देखो इस मरतबा मैं घड़ी लाया हूँ, 3 में से जिनका फर्स्ट नंबर आएगा उनको ये गिफ्ट मिलेगी। तो इस तरह हमको मोटिवेट करते रहते थे। तो मैंने स्कूलिंग तो जूडिया स्कूल विसनगर से पूरा किया और उसके बाद फर्दर स्टडी के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में प्रेप साइंस करने के बाद फिर क्रेज था मेडिकल का, तो फिर गुजरात यूनिवर्सिटी में आकर मेडिकल में जाने के लिए फर्स्ट ईयर बीएससी किया। लेकिन फर्स्ट ईयर बीएससी पूरा भी नहीं हुआ था ने राइट्स हुए। राइट्स के अंदर हमको हॉस्टल छोड़ देनी पड़ी और हम लोग वापस विसनगर आ गए। फिर बीएससी करने के लिए जो सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया था जूलॉजी, तो जूलॉजी में सबसे अच्छे जो प्रोफेसर गुजरात यूनिवर्सिटी में थे, गुजरात गवर्नमेंट में थे, वो प्रोफेसर के सत्यनारायण, उनकी इत्तेफाक से ट्रांसफर विसनगर में हो गई। तो हम लोगों ने एसवाई और टीवाई दोनों साल विसनगर में किए। उसके बाद एमएससी करने के लिए तो उस वक्त जूलॉजी के साथ एमएससी जो था यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंसेस के अंदर ही था, तो वहाँ एडमिशन मिला और वहाँ पर हमने ये पूरा किया। तो ये पूरा करने के बाद मैं सोच रहा था कि अब पीएचडी करें, और किसी सब्जेक्ट को पीएचडी करने के लिए मैंने सोचा कि अब यूएसए जाकर पीएचडी करना है। तो यूएसए जाने के लिए उस वक्त टॉफल वगैरह ज़्यादा एग्ज़ाम दी जाती थी, टॉफल एंड जीआरई, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये सब एग्ज़ाम यूटीएस लेती थी, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस न्यू जर्सी से एग्ज़ाम ली जाती थी। वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर वगैरह हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के अंदर मुझे एडमिशन भी मिल गया, स्कॉलरशिप भी ग्रांट हो गई। लेकिन हमारे ग्रैंड मदर और मदर ने कहा कि हम तुझे वहाँ तो जाने ही नहीं देंगे, तुझे जो कुछ करना हो इंडिया में करने के लिए हमारी छुट्टी है। तो मैंने फिर सोचा कि यहाँ हिंदुस्तान में क्या करें, ऐसी कौन सी टॉप लेवल की एग्ज़ाम है जो एग्ज़ाम के लिए हम कोशिश करें। तो मुझे बताया गया कि भाई आईएएस के एग्ज़ाम जो हैं वो अगर देते हैं तो बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आईएएस के हाथ में ही होता है, और हिंदुस्तान के वो रूलर्स ही हैं। पॉलिटिकल बॉडी होती है लेकिन रूलर्स जो होते हैं वो आईएएस ही होते हैं। तो फिर मैंने आईएएस उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में क्लासेज चलते थे, मैंने उसमें एंट्रेंस टेस्ट दिया, मैं पास हो गया और मैंने वो 1 साल का जो कोर्स पूरा किया। कोर्स ही था, ट्रेनिंग दे रहे थे, वो मैंने पूरा किया। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हम लोग रहते थे। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम 1976 में एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम देने के बाद 77 में एग्ज़ाम क्रैक की। तो आई वॉज वन ऑफ दी 3 स्टूडेंट्स हु गो थ्रू दी एग्जामिनेशन इन गुजरात। और मुस्लिमों के अंदर पहले आर के सैयद साहब, रियाज के सैयद साहब, वो इस कैडर के अंदर कामयाब हुए थे, एंड आई वॉज सेकंड मुस्लिम इन गुजरात। तो इस तरह हमारा करियर यहाँ तक पहुँचा। जो यार अभी जो लोग बोलते हैं कि यूपीएससी यानी कितनी बड़ी टॉप लेवल की एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपरेशन यानी कि जो हमारी मेंटालिटी प्रिपेयर करनी होती है, वो आप जब स्कूल में होते हैं तभी से मेंटालिटी प्रिपेयर ऐसी करनी चाहिए। तो आपने जब एग्ज़ाम दिया आपने एक ही साल में क्लियर कर दी, बहुत कम लोग कर पाते हैं ये। लेकिन मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि इसके लिए मेंटालिटी जो हमारी है वो 9th या 10th में हम जो स्टार्ट करें
तब से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सही है, लेकिन असल में क्या, हमने जब एग्ज़ाम दी ना उस वक्त प्रीलिम एग्ज़ाम नहीं थी, प्रीलिम एग्ज़ाम की सिस्टम नहीं थी। वो 1 साल या 2 साल के बाद प्रीलिम एग्ज़ाम की सिस्टम थी, क्योंकि ऐसे भी लोग बैठ जाते थे ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस की एग्ज़ाम है, आईएएस की एग्ज़ाम क्लियर करने की उनकी कैपेसिटी हो या ना हो, वो लोग आईएएस एग्ज़ाम दे देते थे। तो यूपीएससी को इसका बर्डन, एग्जामिनेशन का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो उस तरह से फिल्टर करने के लिए इन लोगों ने ये प्रीलिम की एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस की। उसके बाद उसमें से फिल्टर करने करके मेन एग्ज़ाम के अंदर कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, और एज लिमिट भी जो थी वो 26 साल की थी, अभी जो 32 ईयर्स हो गए हैं। तो उस वक्त तो करियर के ऐसे प्रोग्राम कभी होते भी नहीं थे, स्कूल के लेवल पर या कॉलेज लेवल पर करियर के प्रोग्राम होते भी नहीं थे। हम खुद यानी अपने अपने सोच से या हम दोस्तों से मिलकर या किसी तरह से इंफॉर्मेशन लेकर हम करते रहते थे। पेरेंट्स भी इतने पढ़े हुए नहीं होते थे कि वो गाइड कर सके। और इस वक्त जितने माइक्रो लेवल के जितने कोर्सेज शुरू हुए हैं, इतने माइक्रो लेवल के कोर्सेज भी उस वक्त नहीं थे, माइक्रो लेवल के कोर्सेज भी उस वक्त इतने नहीं थे। तो होता क्या था कि जब कॉलेज में आए तो फिर सोचा कि अब क्या करेंगे। जैसे मुझे यूएसए जाने का बंद हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वन फाइन मॉर्निंग माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट व्हाई डोंट यू गो फॉर आईएएस। तो ये किसी के जरिए से फिर आईएएस में के क्लास में ज्वाइन हुए, पूरे साल मेहनत की। इसमें एक बात ये खास है कि एक तो आईएएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो भी सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं, अभी हमने जो एग्ज़ाम दी उस वक्त का और अभी का सिस्टम पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई है। उस वक्त तो ओनली 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे कि जो ऑल इंडिया में कॉमन थे, जैसे एक ऐसे का पेपर है, एक जनरल नॉलेज, एक इंग्लिश, ये 3 पेपर कॉमन होते थे। बाकी 3 पेपर जो हैं वो लोअर लेवल के और 2 पेपर्स हायर लेवल के, वो 5 पेपर्स हमको सिलेक्ट करने पड़ते थे। तो हमने वैसे सिलेक्ट की है। अब वो जो एग्ज़ाम उस वक्त जो होती थी उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। आज अभी जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर ओनली 1 सब्जेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स, लेकिन वो भी वैसे ही 1 सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, इंडियन हिस्ट्री 1, इंडियन हिस्ट्री 2। सब्जेक्ट एक ही होता है लेकिन उसके 2 पेपर्स। बाकी जितने पेपर्स है वो सब पेपर्स कॉमन है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, वो पूरे कॉमन। तो हम क्या करते थे कि उसको प्लानिंग के साथ हमेशा मेहनत करते हैं, प्लानिंग के साथ, भाई इतना पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है। न्यूज़पेपर भी हम पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर के अंदर भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होते थे, एक तो पहले ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ किसको कहते हैं, वरना ये भी पता नहीं होता। बहुत सारा न्यूज़ है, किसी ने लेक्चर दे दिया तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर उसके ऊपर, जरूरी नहीं कि वो तुम पढ़ो। हाँ, लेकिन ऐसी कोई स्पीच, जैसे प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच है या ऐसी कोई स्पीच है कि जिसकी इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह कंट्री के अंदर जितने भी इंस्टेंसेस बनते हैं, जितने भी इवेंट्स बनते हैं, वो सबके सब इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन जिसकी नेशनल वैल्यू हो या इंटरनेशनल वैल्यू हो वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम ऐसे जो न्यूज़ होते थे उसको अंडरलाइन कर लेते थे, और कोई भी न्यूज़ होते हैं वो हमेशा पढ़ते रहो तो उसका पूरा डेवलपमेंट हमारे सामने आता है। फॉर एग्जांपल मणिपुर का अभी जो क्राइसिस चल रही है, तो मणिपुर की क्राइसिस में पहले दिन क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, वाई देयर इज डिसम्बसिस, ये दोनों कम्युनिटी कौन कौन है, वो क्या चाहते हैं। तो शुरू से हम पढ़ेंगे तो फिर उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दिमाग में आ ही जाएगा कि भाई ये पूरा जो है ना इंसिडेंट इस तरह बना है। वरना सक्सेस कंपटीशन रिव्यू वगैरह जो करियर मैगजीन आते हैं उसके अंदर भी ये लेकिन वो पूरा महीने का समरी करके देते हैं, तो वो फिर याद करना पड़ता है। और ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो याद करना नहीं पड़ता। तो ऐसे प्लानिंग के साथ पूरा करंट अफेयर्स तो वैसे भी याद हो जाते थे, तो प्लानिंग के साथ हमने इसका स्टडी किया। फिर इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट हमने ऑफर किए थे वो सब्जेक्ट के अंदर डिस्कशन करना, और ज़्यादा तो ये कि लिख कर वो तैयारी करना। 1 टाइम ऑफ राइटिंग इज़ बेटर देन 10 टाइम्स ऑफ रीडिंग। तो जब लिख कर उसकी तैयारी करते थे तो वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयार हो जाता था। और फिर अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की तरफ से एक तो है हमारी मेहनत, और फिर अल्लाह की मदद तलब करना। अल्लाह ने फर्स्ट ट्रायल में भी मैं आईएएस की एग्ज़ाम क्रैक कर सका। उसके बाद आपने कहा कि अभी आईपीएस के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ, फिर इसमें क्या हुआ कि आईएएस जो है ना उसमें 3 कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी में आईएएस एंड आईएफएस, सेकंड कैटेगरी में इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, दिल्ली पुलिस सर्विस, अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस,
RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये सब अलग अलग कैटेगरी थी। वो कैटेगरी 2, तो मेरा सिलेक्शन कैटेगरी 2 में हुआ था। और उसके अंदर चेस्ट एक्सपांडेड गर्थ थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी 84 सेंटीमीटर और माइन वॉज 81.5। तो उस बेस के ऊपर जो है ना मैं डिस्क्वालीफाई हुआ मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। और उस वक्त जब मैंने एग्जाम दी तो मेरे 26 साल हो चुके थे। सो आई डिडंट गेट अनदर चांस टू क्रैक एग्जामिनेशन। फिर जीपीएससी की एग्जाम उससे पहले दी थी हमने, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके अंदर फिर करियर बनाते बनाते क्लास 1 सीनियर कैडर तक पहुंच गए। इतनी मेहनत करने के बाद यूपीएससी के लास्ट मुकाम पर आप हार गए, तो हाँ आपको कुछ यानी मेंटलिटी, इंसान कैसा होता है कि मेंटलिटी थक जाता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी लास्ट इस ऐसी छोटी सी बात हाँ, के लिए छोटी हम बात, यानी क्लियर नहीं कर ये पाए। अफसोस जरूर हुआ। हाँ, लेकिन चूंकि हमारा घर का एक एटमोसफियर भी ऐसा था, मदरसे की पढ़ाई से भी हमको ये जानने को मिलता था कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। जिस पर हमारा ईमान है उसके अंदर भी है वल क़द्र खैरी व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। हमारी तकदीर भली हो या बुरी वो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। और जब अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो फिर दिल के अंदर एक सुकून ही पैदा हो जाता है कि अल्लाह मुझे जाए तो नहीं करेंगे, ये करियर नहीं तो वो करियर हो सकता है कि इस करियर के अंदर मेरे लिए मुफीद ना हो, ये फ़ायदामंद ना हो सकता है। तो अल्लाह मेरे लिए जो भी फैसला करते हैं उस फैसले पर राजी रहने का अलबत्ता अफसोस जरूर हुआ था कि इतने पूरे साल तक इतनी मेहनत की, और रोज़ में 15-16 घंटे तो पढ़ता ही था। तो इतनी मेहनत करने के बाद आज तो अफसोस जरूर होगा, लेकिन ये चीज़ें अपने को हिम्मत देती है, हिम्मत देती है कि इसमें नहीं तो किसी और में। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लेते कर हैं। भी लेते हैं, हाँ, वो एक्चुअली नहीं करना चाहिए। असल में देखो अभी क्या है, उस वक्त से भी ज़्यादा अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया में रहकर भी आप जो कुछ करना हो कर सकते हैं, अब्रॉड जाके भी कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने कहा ना माइक्रो लेवल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो चुके हैं। लेकिन वही बात कह रहा हूँ कि हमारा स्टडी प्लानिंग से होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाओ, एक्सेलेंट बनोगे तो पूरी दुनिया को आपकी ज़रूरत है एक्सेलेंट बनने के लिए। एक्सेलेंट बनोगे तो अगर गए भाई तुम क्या हो, मैं ग्रेजुएट हूँ, साइंस ग्रेजुएट, वो साइंस ग्रेजुएट होने के बाद जिस सब्जेक्ट के अंदर उसने साइंस का ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट ही उसको पता नहीं है। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि एमए विथ इंग्लिश हुए हैं लेकिन उसका इंग्लिश इतना पुअर है कि वो स्कूल के बच्चों के लिए भी मैं तो समझता हूँ कि वो फिट नहीं है। अब अगर हमारी यही कैपेसिटी की नॉलेज हमारी रही तो कौन हमको पसंद करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे अगर मेहनत भी करते हैं तो वो ऐसी मेहनत करें कि वो मेहनत के अंदर एक्सेलेंट बने, एक्सेलेंट बने जिस फील्ड में भी हो। अगर एक डॉक्टर भी बनेगा लेकिन एक्सेलेंट नहीं होगा तो कोई उसके बाहर नहीं जाएगा। वो डॉक्टर फिर अब दर्दी को अपने अस्पताल से घर नहीं पहुंचाएगा, वो कब्रिस्तान पहुंचाएगा। तो ऐसा है, एक्सेलेंट बनो। तो कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि हमारे वक्त में पुराने जो डॉक्टर्स थे ना, वो डॉक्टर आज क्या होता है, डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन और किसी के वहाँ करवाते हैं, एक्सरे कोई निकालता है और उसके अलावा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट और निकालता है, डायग्नोस वो लोग करके देते हैं, फिर डॉक्टर सिर्फ जो होते हैं वो उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं दवा। पहले जो डॉक्टर होते थे तो ये डायग्नोस वही करते थे, वही करते थे। अभी का जो कैसा है कि लोग इस गवर्नमेंट एग्जाम में लोग जाना ही नहीं चाहते कि यूपीएससी, यानी कि यार बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगे। तो इस लेकिन ये कर पोस्ट सकते हैं ना, हाँ, इस पोस्ट को लोग पसंद ही नहीं करते आज कि यार इतना सारा कौन पढ़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को कैसे समझाए कि यह पोस्ट भी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। बहुत ज़रूरी है। नहीं देखो मैं एक दूसरी बात बताऊं कि यूपीएससी की एग्ज़ाम या जीपीएससी जो भी, उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं ना उसके अंदर अच्छे मार्क्स आते हैं, बराबर। आईएएस के ये आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ एक कैंडिडेट आईएएस में कामयाब हो गया समझ लो। अब नाउ ही इज पोस्टेड एज ए कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब वो किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को उसको काम होगा ना तो उसको बुलाएंगे भाई 4 बजे आपको मेरे यहाँ आना है, मेरी यहाँ मीटिंग है। तो वो सब काम छोड़कर कौन बुला रहा है, आर्ट्स में जिसका ग्रेजुएशन है वो बुला रहा है। किसको बुला रहा है, जिसने इंजीनियरिंग के अंदर यानी बहुत सारी मेहनत की होगी तब तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंचा होगा, उसको बुला रहा है। ये पोजीशन जो है ना ये पोस्ट ऑफ पावर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पोस्ट ऑफ पावर अगर अल्लाह हमको दे भी तो हमको उसका इस्तेमाल बिल्कुल अमानतदारी के साथ करना चाहिए कि ये जो मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को मैं लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे इस्तेमाल करूँ, ये करना चाहिए।
लेकिन आज के क्या है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन किया कि लोग इस पोस्ट में जाना ही नहीं चाहते हैं, इसमें बहुत सारा टाइम निकल नहीं, जाता है। जाना जाना हमारा जो पूरा का पूरा जो जवानी का टाइम होता है, यानी कि जिसमें हम कुछ और कर सके तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, अभी अभी क्या है कि मैंने जैसे कहा कि उस वक्त जब हमने एग्जाम दी तो करियर का इतना माहौल ही नहीं था, लोगों के सामने करियर क्या चीज़ है बताते भी नहीं थे। अभी स्कूल लेवल से ही करियर कौन से करियर हम अपनी करियर बना सकते हैं, अभी सबको पता है। तो करना क्या चाहिए कि अब जैसे ग्रेजुएशन किसी ने पूरा किया तो ग्रेजुएशन पूरा करेंगे तो उसकी एज होगी 20 ईयर्स। अभी एनईपी जो है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 21 ईयर्स में 21 ईयर्स में अंदर उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। सिंपल, बीएससी किया हो या बीए या बीकॉम। इंजीनियरिंग किया है तो 1 साल ज़्यादा होगा, मेडिकल में भी 1-2 साल ज़्यादा होंगे। अब ये जो 20 साल की उम्र के या 21 साल की उम्र के अंदर उसने ग्रेजुएशन कर दिया, तो वो क्या करे कि अगर उसने एम बना दिया है कि मुझे आईएएस करना है या यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो उस वक्त से उसकी मेहनत शुरू कर दे। सिलेबस तो हमारे सामने होता है, तो वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 11th-12th में भी उसको पढ़ता रहे। 3 साल ग्रेजुएशन है, उसके अंदर भी उसकी मेहनत करता रहे, और ग्रेजुएशन होने के बाद फिर 1 आध साल या 2 साल किसी अच्छे क्लासेस वगैरह के अंदर, जैसे बाईजूस वगैरह है, तो ऐसे क्लासेस के अंदर ज्वाइन कर देवे। और पूरी 23 साल के अंदर तो अगर उसने एग्जाम क्रैक कर लिया, 23 साल में वो आईएएस ऑफिसर एग्जाम होगी उसकी, फिर से उसको जो मसूरी वगैरह में ट्रेनिंग होनी है वो ट्रेनिंग होगी, फिर गवर्नमेंट प्रोबेशन पीरियड उसका पूरा होगा। तो इतने साल नहीं हो सकता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता न हुआ तो उसके लिए और भी चांसेस आगे हैं। वैसे तो अभी 6 या 7 ट्रायल में एग्जाम पास कर सकते हैं, और अप टू द एज ऑफ 32 ईयर्स, उसमें SC/ST के लिए और भी ज़्यादा, तो अच्छा वक्त मिल जाता है। जीपीएससी में भी अपना करियर बना सकते हैं, अगर हाँ, यूपीएससी में क्लियर नहीं हुआ। यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो जीपीएससी में कैसे बना सकते हैं। आपने भी क्लास 1 ऑफिसर। हाँ, हाँ। तो जीपीएससी से किया। हाँ, ये वो है, वो ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज है, ये स्टेट लेवल की सर्विस होगी, लेकिन कैसे बना सकते हैं। आपने जीपीएससी में फिर अपना करियर बनाया। जीपीएससी में कैसे बनाया और डिप्टी कलेक्टर तक पहुंच गए, इसमें मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर आप फिलहाल क्या करते हैं अभी? अभी रिटायर होने के बाद अल्लाह मुझसे एक खिदमत का काम ले रहे हैं। तो अहमदाबाद में करीब 11 स्कूल्स का मैनेजमेंट मेरे हाथ में है। उसके अलावा एक अस्पताल भी है, उसका मैनेजमेंट में एक ट्रस्ट में मैं CEO की हैसियत से काम करता हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से, तो गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट में। तो उसके अंदर बहुत सारे वेलफेयर के काम होते रहते हैं। उस काम के अंदर हम लोग जो है ना, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, ये 3 फील्ड में हम लोग काम करते हैं। इसी तरह विसनगर के अंदर जो मेरे कहा ना, हमारा अब्बा वगैरह ने हॉस्टल बनाई थी, उसी कैंपस के अंदर इकड़ा स्कूल बनी है, तो इकड़ा स्कूल का मैनेजमेंट भी हम कर रहे हैं। और आपके बारे में सुना था 42 ईयर्स की उम्र में एमबीए। हाँ, फिर मैं जॉब में ही था उस वक्त। एक मरतबा MBA के लिए BK स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर में ही काम करती है, तो वहाँ से एडवर्टाइजमेंट आई, तो वो फॉर्म भर दिया मैंने एडमिशन के लिए, क्लास में एडमिशन के लिए। सिलेक्शन हुआ, मैं क्लास में ज्वाइन हो गया, और क्लास में ज्वाइन होने के बाद MBA में भी मतलब वो जो है ना, वो एम्प्लॉइज जो थे उनके लिए थी, तो 2 ही साल का जो सिलेबस है उसको 3 साल में स्प्रेड कर दिया है। 3 साल में इवनिंग प्रोग्राम होते थे, शाम को 6:45 बजे क्लास शुरू होते थे, 10:30 तक, रात को 10:30 तक क्लास देते थे। तो वो MBA कर दिया, लो वगैरह। एट द टाइम आई वाज 42। यानी कि पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। नॉलेज हासिल आप जितना भी नॉलेज हासिल करना चाहो कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं। और अभी तो जितने सोर्सेज नॉलेज हासिल करने के पहले नहीं थे, उससे भी ज़्यादा आज है। लेकिन वो सोर्सेज को भी फिल्टर कर करना पड़ता है। हर चीज़ हर जगह पर, जैसे मोबाइल है तो हर चीज़ उसके अंदर सोशल मीडिया पर आती है, कहीं सही होती है, ऐसा नहीं होता, उसको फिल्टर कर करना पड़ता है। लेकिन पुरानी जो बुक्स हैं, जो ऑथर्स ने जो लिखी है, वो रिफ़र करनी चाहिए। वो बहुत हद तक ये लिटरेचर इम्पार्शियल मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये इम्पार्शियल जो लिटरेचर पहले था ना, उसके अंदर बहुत सारी अंदर मिक्स हो गया है बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी एक आदत डालनी चाहिए। रीडिंग हैबिट हमारे होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट। और मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ कि ये जो है ना, प्लानिंग के साथ तुम अपना स्टडी पूरा करो। प्लानिंग के साथ, अगर फर्स्ट क्लास में पास न होने वाला बच्चा हो,
वो हमेशा अपनी लाइफ में फेल्योर ही है, ये नहीं हो सकता। राइट। हो सकता है कि टॉपर जो का ने वो कभी फेल हो जावे और ये बच्चा आगे बढ़ जावे, ये है। और हम परसेंटेज के बेस पे किसी को जज नहीं किसी कर को सकते। जज नहीं कर किसी को सकते, जज नहीं किसी को जज नहीं कर सकते। आप जो मैसेज हमारे देना चाहेंगे हमारे यूथ को, क्या देना चाहेंगे? बस मैं अपने यूथ को यूँ ही कहता हूँ कि कभी भी किसी भी स्टेज पर हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी स्टेज पर हिम्मत नहीं हारनी है। अपना मिशन जो है वो मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहो, और आगे बढ़ते 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 जहाँ तक पहुँचो वहाँ तक। और दिल में ये ख्वाहिश रखो कि मुझे जो टैलेंट मिली है या मुझे जो सलाहियत मिली है उसका इस्तेमाल अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करूँगा। तो अगर ये नहीं ऐसे करेंगे ना, और फिर इखलास के साथ करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे हमारे एक्टिविटीज़ में, ऐसे मिशन के अंदर कामयाबी देते ही है, कामयाबी देते ही है। और करने का भी, प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद ऐसा करने का भी, कैसे मुझसे फ़ायदा होगा। आप किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भर दो तो वो भी तो एक खिदमत हो गई ना, वो भी फायदा है। एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। कई मतलब ऐसा, कई मतलब फ्लाइट के अंदर जो है ना, फ्लाइट में से छोड़ते वक्त वो एक फॉर्म देते हैं, ये फॉर्म भरकर उनको देना होता है। कई ऐसे होते हैं बेचारा को भरना नहीं आता, आप उसको एक काम कर दिया। वो भी एक तरह का इसलिए ना अजय जिब्रील साहब ने कहा कि मुझे 3 चीज़ें पसंद है, उसमें एक ये है कि भूले हुए को रास्ता बताना। भूले हुए को रास्ता बताना इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता चलते चलते भूल गया तो भाई नहीं, इस तुमको राइट में जाना है, लेफ्ट में नहीं जाना है। ये भूले हुए को रास्ता बताना नहीं है। अगर किसी के किसी काम के अंदर वो नहीं जानता, वो उसको बताना, गाइड करना, ये भी भूले हुए को रास्ता बताना है। तो जहाँ हम हमारे लिए जो कुछ करते हैं तो इसकी भी कोशिश करें कि और भी जो अल्लाह की मखलूक है सबके लिए मेरा नॉलेज कहाँ पर काम आ सकता है, मेरी टैलेंट कहाँ पर काम आ सकती है। अब मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ तो मेरी फ़र्ज बनती है कि मैं उसको गाइड करूँ, उसको भी उस लेवल पर जाने के लिए। अभी का जो यूथ है ना, वो पूरा का पूरा मोस्टली टाइम अपना मोबाइल में दे देती है, या फिर कोई और एक्टिविटीज़ में दे देती है। उनको जो पढ़ाई का जो क्रेज़ होना चाहिए, शौक होना चाहिए, वो अभी ख़त्म हो गया है। तो उसको कैसे यूथ के अंदर? देखो, ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल या सोशल मीडिया बहुत हद तक खतरनाक है। कम हद तक जो है ना वो बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक वो खतरनाक है। बच्चा भी होगा ना, मोबाइल खोलेगा ना, फिर उसका दिल नहीं चाहेगा कि उसको बंद करो, उसका दिल नहीं चाहेगा बंद करो। तो ये इसके लिए खतरनाक चीज़ है। लेकिन उसके लिए आने वाली कई ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं, कई सी चीज़ें, उसको फिल्टर कर करके, या तो फिर इन बच्चों के ऊपर अपने पेरेंट्स का कंट्रोल हो गया, वो क्या देख रहा है, कब देख रहा है, कितना वक्त उसने मोबाइल के अंदर डाल दिया। फिर मोबाइल के जो बेनिफिट्स हैं ना, जो उसको जब बताएं तो उसके क्या नुकसान है वो भी बताए उसको। जैसे मैं आपको बात करूँ, आज मैं मदरसे में गया था, तो बच्चों को मैंने कहा कि मोबाइल तो किसी बच्चे के पास तो होता नहीं है। मैंने कहा कि आप लोग घर जाके भी इसका इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन फिजिकली ये कितना नुकसान करता है आपको पता है? मैंने कहा जैसे मैंने ये जेब में रख दिया, तो ये जेब में रखने के बाद ये इसके रेडिएशन जो है हार्ट पर भी असर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया तो किडनी भी वहाँ पर है, किडनी पर भी असर करती है। इसे कहा जाता है कि रात को सोते वक्त भी मोबाइल को अपने पास मत रखो। तो ये उसका जो न्यूसेंस है वो भी बच्चों के सामने लाना चाहिए। वैसे उसको पकड़ पकड़ नहीं देखने का तो कोई बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन उसके नुकसान उसके सामने लाने चाहिए। भाई इतना देखो, अगर कोई ऐसी चीज़ देखने की जैसी है, या बच्चे को उसमें से कुछ हासिल होने वाला है, तो वो बच्चे को खोल के दिखाओ भी, आपको गूगल पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है। अब जैसे मैं कुछ सीख सकते हैं। हाँ, बहुत सीखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी था। एनिमल्स वगैरह दरिया में पानी में जो रहते हैं उनका बिहेवियर देखने के लिए हम दरिया में जाते थे, करते थे। अब मतलब वो भी एक लिमिटेड एक बायोलॉजिकल एक्सरसाइज होता था, तो उसमें हम जाते थे। लेकिन इस वक्त अगर ये से मीडिया होते तो उसका बिहेवियर पूरा अपने सामने ही आ जाता कि भाई ये पर्टिकुलर एनिमल रेस्पिरेशन इस तरह करता है, उसका एक्सक्रीशन की प्रोसेस इस तरह की होती है, उसके डाइजेशन की प्रोसेस इस तरह होती है। तो जो अभी अपने देखने को मिलता है वो अगर अपने नज़र के सामने देखते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी पूछ ले तो वो हमारे सामने होगा कि इसका आंसर मेरे सामने ही है, मैं लिख लेता हूँ। तो इतना फायदा भी है, लेकिन कंट्रोल यूज अनकंट्रोल यूज होता है तो ये बहुत नुकसान करने वाला है, बहुत नुकसान करने वाला है।
हमारे यूथ को ये समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अभी हमारे लिए भी क्या है कि एक एसेंशियल आइटम हो गई है। बहुत कभी किसी कोई रेयरली हो कि ऐसा इंसान होगा हाँ, जिसके पास मोबाइल नहीं मोबाइल नहीं होगा। होगा। थैंक यू सो मच अच्छा। जरा बस अल्लाह ताला हमारे सब बच्चे आगे बढ़े, अपने तो ये दुआ भी ये करने की और कोशिश भी करनी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत फ़र्क हो गया है पहले में और अभी में, बहुत फ़र्क आ गया है। और अभी अवेयरनेस भी आई है, अवेयरनेस भी आई है। अवेयरनेस भी आई है। ऐसे एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसे मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम के कोई सिलेक्टेड फैमिली गुजरात में तो उसका क्रेज़ ही नहीं था, बिल्कुल क्रेज नहीं है गुजरात क्रेज़ में। था ही भी नहीं, और भी बहुत कम है कि बिजनेस माइंडेड लोग हैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम वगैरह का जिन फैमिली में जहाँ पहले से ही यानी उनकी जनरेशन में ऑफिसर्स ही होते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान था। मुझे लगता है तो कहीं कहीं तो ऐसे भी होते होंगे कि जो इसके क्लासेस भी अटेंड नहीं करते होंगे, पेरेंट्स ही उसको सिखा देते होंगे और वो आगे जाकर, और इंटरव्यू जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में क्या जवाब देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जिसके घर में माहौल है वो आसानी से करते हैं। अब माहौल नहीं है तो हम देखते हैं ना, रिक्शा ड्राइवर का लड़का आईएएस हो गया, स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ने वाला बच्चा आईएएस हो गया। हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। उनके भी एक ही, जो पास होते हैं उनके भी एक ही दिमाग होता है और हमारे भी एक ही दिमाग है, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी मिल सकती है। जज़ाकल्लाह।